Ladies and gentlemen, with a big round of applause, we would like to welcome to the dais globally renowned motivational speaker, author, writer of best-selling book You Can Win. आपको बहुत बहुत आदर अभिनंदन महोदय। आज इस माननशील सभा में माननीय शिव खेड़ा जी का उपस्थिति हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। Now we would like to felicitate sir with a full arm gamusa from organizing committee. We would like to request Mrs. Gauri Kaur Bora, Ivy Lota Sutia, Dr. Shwapan Sutia, Jagad Hatimuria, Sri Dulal Bora, Dharmananda Shonwal, and Bhaskar Jyoti Borwa to felicitate sir with a full arm gamusa. आपको बहुत बहुत आदर अभिनंदन महोदय। आज इस माननशील सभा में माननीय शिव खेड़ा जी का उपस्थिति हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हम माननीय शिव खेड़ा जी से अनुरोध करूंगी कि इस माननशील सभा को संबोधित करें। हेलो हेलो चेक 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 दूसरा दूसरा दिखाइए तो सब चेक 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 Which is sounding better? Is this okay? ये वाला ठीक है? ये I think this is okay. चलिए। आदरणीय बिमल बोरा जी और विक्रम खेरा जी और रंजन जी, अभी आपने इतना मोटिवेशनल संदेश दिया यहाँ पे, तो मैंने कहने लगा था कि बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर रंजन जी हैं यहाँ पे। वंडरफुल, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद आप लोगों का। साहब मुझे ऐसा है, बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आया हूं, सही जगह पे आया हूं मैं एकदम। एक बार एक आदमी बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक महिला बैठी थी जिन्होंने गलत उंगली में शादी की अंगूठी पहनी थी। थोड़ी देर के बाद उनसे रुका नहीं गया, उन्होंने पूछा कि मैडम बताइए कि आपने शादी की अंगूठी गलत उंगली में क्यों पहनी हुई है? बोले गलत आदमी से शादी हो गई साहब। साहब उनकी तो शादी गलत आदमी से हो गई, लेकिन मैं सही जगह पे आया हूं, बिल्कुल भी ठीक जगह पे आया हूं मैं। चलिए साहब, मेरा जन्म धनबाद में हुआ था, बिहार में उस टाइम। तो आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुतों के पास नए नए मोबाइल फोन पड़े हुए हैं, तो सब आप लोग अपना काम कीजिए कि अपना मोबाइल हाथ में ले लीजिए साहब। एवरीबडी गेट मोबाइल हाथ में लीजिए, सब अपना मोबाइल हाथ में रखिए साहब, सब ऊपर उठाइए उठाइए उठाइए, हाई मोबाइल हाथ में रखिए। अब इसको स्विच ऑफ कर दीजिए साहब, इसको बंद कीजिए, बंद कर दीजिए साहब इसको। साहब मैं आपको बताऊं क्यों कि हमारे दफ्तर में एक पॉलिसी है, कोई भी हमारे दफ्तर में आता है, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में किसी को अलाउड नहीं है मोबाइल लेना। नोबडी, कोई भी मोबाइल नहीं लेके आ सकता साहब, मैं भी नहीं ले सकता, मेरे बच्चे नहीं ला सकते, कोई भी नहीं। रीजन क्या है कि मान लीजिए आप मेरे ऑफिस में आते हो, मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में, और अगर मेरा मोबाइल चल रहा है, पहली चीज तो यह है, इट इज डिसकर्डियस टू यू, असभ्य है। नंबर वन, इट इज डिसकर्डियस टू यू
नंबर 2, मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूं, यस नो? यस नो? मैं टाइम खराब कर रहा हूं। क्या मेरा हक बनता है आपका टाइम खराब करना? नेवर। सो मेरी पहली चीज है, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं अपना टाइम भी खराब करने नहीं दूंगा साहब। अपना फोन भी बंद कीजिए, मेरा भी फोन बाहर चला जाएगा, दोनों। हमारे यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए उस दिन ऑफिस में, तो बोले मैं फोन अंदर ला सकता हूं? मैं क्या, ना साहब आप नहीं ला सकते, बिल्कुल फोन बाहर रहेगा। एवरीबडीज फोन इज आउट। ओके साहब, मैं कह रहा था आपसे कि मेरा जन्म धनबाद में हुआ और मुझे रांची में बुलाया गया एड्रेस करने के लिए। तो बहुत सम्मान से उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई। तकरीबन 25-30 हजार लोग आए थे वहां पे, 25-30 हजार लोग। तो अनाउंस करते हुए उन्होंने बहुत गर्व से कहा कि झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया। तो साहब जब उन्होंने माइक मुझे पकड़ाया तो मैंने उनका बहुत धन्यवाद किया। तो मैंने एक बात उनसे पूछी कि भैया आप मुझे झारखंड का बेटा कहते हो, क्यों कहते हो? क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ है। लेकिन मैंने पूछा कि जब झारखंड नहीं बना था तब मैं क्या था? तब क्या था मैं? बिहारी। तब बिहारी था मैं साहब। और मान लीजिए झारखंड के 2 टुकड़े फिर हो जाएंगे तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? तो मैंने कहा भैया याद रखिए, मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज्यादा होती है। मैं भारतीय हूं, झारखंड बाद हूं साहब। मैं भारतीय पहले हूं, झारखंडी बाद में हूं। दैट इज फर्स्ट। और अभी मैंने विमल जी को सुनते यहां सुना, इन्होंने क्लोज किया जय हिंद के साथ, जय हिंद। बट मैंने कई पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में सुना है, वहां पे कहते हैं जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय जूहू। अरे क्या हो गया भाई, अपने मोहल्ले का भी नाम लेना शुरू करोगे? अरे भैया जय हिंद कम है क्या? जय हिंद इज गुड इनफ। नाउ मैं हाल ही में नीति आयोग के ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मैं एड्रेस कर रहा था। वहां पे तो कई नीति आयोग से कुछ लोग वहां पे आए और कह रहे थे कि हम लोग की जीडीपी बहुत बढ़ रही है, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है और हम लोग लाखों करोड़ों रुपए स्किल डेवलपमेंट लगा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में हम लोग करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। कहने के बाद उन्होंने माइक मुझे पकड़ाया। तो साहब जब मैंने माइक लिया तो मैंने कहा कि देखिए स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन याद रखिए देश कभी स्किल डेवलपमेंट से बुनियाद उसकी नहीं बनती, हमेशा चरित्र निर्माण से ही बनती है। कैरेक्टर बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल डेवलपमेंट। आर यू विद मी? चरित्र निर्माण ज्यादा जरूरी है स्किल डेवलपमेंट से। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है, एक डॉक्टर जो बहुत काबिल है, स्किलफुल डॉक्टर है, लेकिन चरित्र नहीं है उसका, वो झूठी सर्जरी करेगा, झूठे प्रोसीजर करेगा। उसके लिए एक बीमार आदमी एक पेशेंट नहीं है, एक टारगेट है साहब। और एक स्किलफुल वकील होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, जो चीज 5 हियरिंग में खत्म होती है, 5 हियरिंग लटकाएगा, आपको निचोड़ेगा बैठ के वहां पर। और अगर एक स्किलफुल जज होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। आर यू विद मी? वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। और एक स्किलफुल सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, वो खुद ही गुंडा और माफिया बन जाएगा। आर यू विद मी? वो खुद ही गुंडा और माफिया बन जाएगा। और एक स्किलफुल पॉलिटिशियन होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, वो देश को बेच के खा जाएगा साहब।
साहब एक बात बताइए, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था रावण। क्या कमी थी, क्या चीज मिसिंग थी, क्या था? चरित्रहीन था साहब, चरित्रहीन। यहां पर बहुत से स्कूल के बच्चे बैठे हैं और बहुत से स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स बैठे हैं। मैं कहता हूं कि साहब अगर आप खाली उनको स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं और चरित्र नहीं सिखा रहे तो सिर्फ हम रावण पैदा करते चले जा रहे हैं, रावण और आते चले जाएंगे, दैट्स ऑल। तो साहब देश का निर्माण करना है अगर हमारे को, तो चरित्र निर्माण के बिना कभी देश का निर्माण होएगा ही नहीं। नेवर नेवर नेवर। अगली बात साहब, मैं एक व्यापारी परिवार से हूं। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में और तकरीबन 1000 लोग काम करते थे हमारे यहां पे ना। कोल माइंस मैंने बनाई नहीं थी, मुझे विरासत में मिली थी साहब। और कोल माइंस नेशनलाइज हो गई, सरकार ने ले लिया साहब, सब कुछ ले लिया। जब सरकार ने ले लिया तो हम लोग सड़क पे चले आए। सड़क का मतलब सड़क। मेरी शादी को 4 हफ्ते हुए थे। मुझे याद है साल के बाद मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपनी मां की लास्ट ज्वेलरी जाके बेची दूध लाने के लिए। मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, 10 रुपए नहीं थे साहब। उसके बाद मैंने बिना पैसे के 3 काम करने की कोशिश की और तीनों में फेल हो गया। 1975 में मैंने फैसला किया कि मैं इंडिया छोड़ के चला गया कनाडा। कनाडा गया, पहले टोरंटो गया। तो साहब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, तो मैंने घर घर जाके बाल्टी लेके गाड़ियां साफ करनी शुरू की साहब। वहां पे तकरीबन 1.5 साल मैं वहां पे गाड़ियां साफ कर रहा था वहां पे। उसके बाद टोटली बाय एक्सीडेंट मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया साहब। मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी चीज हुई जो लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया। मैं इस वजह से कहता हूं कि साहब दुनिया में सबसे मुश्किल चीज अगर कोई बेचना है वो लाइफ इंश्योरेंस बेचना है। कपड़ा, घर, गाड़ी, फर्नीचर बहुत आसान है क्योंकि आप देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, यू कैन टच एंड फील एंड टच एंड फील एंड टच एंड फील। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्सेप्ट है। आप मर जाओगे, आपके परिवार को मिलेगा, किसी ने क्या देखा है कहां पे। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सेल्स, सबसे मुश्किल बेचना है वही। और साहब हमारे को 20 अपॉइंटमेंट करनी होती थी, 20 प्रेजेंटेशन करनी थी एक सेल के लिए। मतलब 19 बारी हमारे को रिजेक्शन मिल जाती थी। 19 पीपल कहते थे कि मुझे नहीं लेना, 20 में से एक खरीदता था साहब। 19 बारी रिजेक्ट हो जाते थे। तो साहब हम लोग एक चीज आप अपने परिवारों को सिखा रहे हैं आज, विच इज द बिग मिस्टेक। बहुत गलती कर रहे हैं हम लोग। कहां हमारे डीपीएस के प्रिंसिपल वो थे अपना, हाँ वो साहब, एक चीज हम लोग बहुत गलत सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ 2 लफ्ज सिखा रहे हैं, सक्सेस एंड विन। सिर्फ सफल बनो और जीतो, सफल बनो जीतो, सफल बनो। लेकिन जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती साहब, जिंदगी नीचे भी आती है। यस नो, यस नो, जिंदगी नीचे भी आती है साहब। लेकिन हमने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि जिंदगी में कभी अगर असफल होते हो, हार होती है, तब कैसे करोगे। आप देखिए आईआईटी में क्या है, 10, 20, 30 लाख लोग हर साल आईआईटी का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 या 15,000 बच्चे लिए जाते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स इट। मान लीजिए इसका क्या मतलब हुआ, ये देश की क्रीम है साहब, क्रीम, इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल, ग्रेट आईक्यू। लेकिन एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा सुइसाइड रेट किसका है? ऑल्सो द आईआईटीएंस। लुक एट दिस, इंटेलेक्चुअली बहुत ऊंचे हैं, इमोशनली जीरो, इमोशनली जीरो। साहब ऐसा है, मैंने बेचना शुरू किया
तो 3 महीने के अंदर मेरे मैनेजर ने मुझे वापस बुलाया फायर करने के लिए फॉर नॉन परफॉर्मेंस कि भैया तुम्हारी कोई प्रोडक्शन नहीं है, तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं साहब। तब मैंने अपने मैनेजर को बोला कि भैया एक बात सुनो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम 3rd डिवीजन, 10वीं में फेल हो गया था साहब, दिस इज माई एकेडमिक्स। तो मैंने कहा साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मैं कैसे करूंगा, आई हैव अ हैंडीकैप। तो मेरे को साहब उस दिन वो कहता है यू शट अप एंड लिसन टू मी, बहुत जोर से बोला साहब, कहता है यू शट अप एंड लिसन टू मी, कहता है तुम्हारे को हैंडीकैप नहीं है, तुम्हारा एटीट्यूड खराब है, नजरिया तुम्हारा खराब है। और मेरे को कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी परिवार की जिंदगी भी बर्बाद करते हो, कहता है तुम जैसे लोग करते हैं साहब। और मेरे को कहता है जानते हो हैंडीकैप किसको है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अकाउंटेंट, सबको हैंडीकैप है साहब। मैंने कहा साहब उनको कैसे हैंडीकैप है, कहता है उन सब लोगों ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, ध्यान से सुनिए, उन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, वो फंस गए हैं साहब, वो फंसे पड़े हैं, जनरली ट्रू। मेरे को कहता है तुमने अपना क्षेत्र नहीं चुना, देखते नहीं दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, कहता है दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने कहा साहब ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे को कहता है अब तुम्हारी छुट्टी हो गई यहां से, कहता है तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है सोचने का, कहता है मेरे दफ्तर छोड़िए आप, अब जाइए बाहर यहां से। साहब 45 साल पहले मैं उनका दफ्तर छोड़ के निकला था वहां से। उस शाम को टोरंटो में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील आए हुए थे, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपने नाम सुना है, यस नो, नाम सुना है? पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने किताब लिखी थी। तो साहब मैं चला गया वहां पे, और डॉक्टर पील की उम्र थी 85 साल और कद था इतना 5 फुट 1 इंच, जूते के साथ 2 इंच हो गया होगा, दैट्स इट। और साहब 85 साल की उम्र में जिस उत्साह से मंच पे आके बोले साहब, उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब। साहब ध्यान दीजिएगा, इंसान का कद कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब। हेलो, इंसान का कद कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है। तो डॉक्टर पील, वहां पे 1000 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था वहां, उन्होंने इतने आत्मविश्वास से नजर दौड़ाई वहां पे चारों तरफ, लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी। साहब ध्यान दीजिएगा, जिस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता नहीं होती उसे अहंकार कहा जाता है, यस नो। तो साहब डॉक्टर पील ने बोला कि आप लोग यहां पे बहुत शांत बैठे हैं, लगता है यहां पे किसी को कोई समस्या ही नहीं है। तो डॉक्टर पील पूछते हैं किसी को कोई समस्या है यहां पर? तो साहब किसको समस्या नहीं है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहां पे आ रहा था, मैंने एक जगह देखी जहां पे कुछ लोग एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल लेटे हुए थे, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं ये कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहां से एक शमशान घाट है, एक शमशान घाट है, वहां पर लोग लेटे पड़े हैं, रिलैक्स, टोटली कंफर्टेबल, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तो पूछे कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबने हाथ जेब में डाल दिया। तो उस दिन डॉक्टर पील बोले कि साहब याद रखिएगा, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। अरे भैया, जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, जिस दिन समस्या ही नहीं रहेगी तुम ही नहीं रहोगे। और
जब समस्या कम होने लगे ध्यान देना, बुलावा आ गया वहां, जल्दी से बुलावा आ गया। तो साहब उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी जो मेरे हिसाब से जिंदगी का निचोड़ है। और पिछले 45 साल से मैं घर से निकलता हूं, ये प्रार्थना करके निकलता हूं साहब। इसने बहुत मेरे को मदद की है। और प्रार्थना ऐसे है, पहले एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा साहब। इसको कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर। गोज लाइक दिस: गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, एंड करेज to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। सब अगर इस प्रार्थना को एनालाइज किया जाए, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। अब सवाल यह है, क्या जिंदगी में हर चीज हम बदल सकते हैं? क्या जिंदगी में हर चीज को घुमा फिरा के हम अपने हिसाब से बना सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें हमारे हाथ से बाहर हैं। जैसे, अरे भैया, मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना, ना ही आपने चुना। मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला थोड़ी था, ना आपका था। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं साहब, और कई बारी अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी होते हैं। क्या गलती की उन्होंने? किसी को मालूम नहीं है साहब। कहते हैं, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। क्योंकि बहुत बारी हम उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो हम बदल ही नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं, एंड वी बिकम पैरालाइज्ड, अनप्रोडक्टिव। तो अगर नहीं बदल सकता तो आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दो, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो साहब, जब मैंने अपनी किताब लिखी, विक्रम जी जो किताब आपको दी मैंने, यू कैन अचीव मोर, यही सोच को लेकर मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है आपस में टकराव है, टकराव है नहीं विमल जी। जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी के एक समझौता भी है। जिंदगी एक फैसला कैसे है साहब? मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं, मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं, मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। यस नो, यस नो। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं, मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज जरूरत से ज्यादा खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगर झूठ बोलता हूं, ध्यान दीजिए, मैं अगर झूठ बोलता हूं, मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए, टू लूज माई क्रेडिबिलिटी। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो साहब, जिंदगी एक फैसला है। अब अगला सेंटेंस बहुत जरूरी है। हम सब एक फैसला लेने तक आजाद है, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। आर यू विद मी साहब? आर यू विद मी? गिव मी अ बिग यस। हेलो, गिव मी अ बिग यस। गिव मी अ बिग यस। साहब देखिए, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। अब देखें आप, कई बारी खास तौर पे प्रेस वाले मेरे से पूछते हैं कि मिस्टर खेरा,
जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? मेरा जवाब यह है कि साहब जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी कभार गलती करने से इंसान कभी असफल नहीं होता। अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही इंसान असफल होता है साहब। और कभी कभार अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं होता, अपने अच्छे काम को दोहराते रहने के बाद ही इंसान सफल होता है साहब। सो सच्चाई और सफलता किसे कहते हैं? सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिसीजंस को, फैसलों को सफलता कहते हैं, और सीरीज ऑफ नेगेटिव डिसीजंस को असफलता कहते हैं। तो साहब जब मैं डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड करके मैं अपने मैनेजर के पास गया वापस, तो मैंने कहा भैया ऐसा है, आप मुझे नौकरी से मत निकालो, आप मेरे को एक मौका और दो, एक मौका और दो। और मैंने कहा कि मैं एक कमिटमेंट करता हूं, आप यू विल नॉट रिग्रेट, आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपने गलत फैसला किया, लेकिन एक मौका मुझे और दे दो आप। मैं कमिटमेंट करता हूं आपसे कि मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। तो मेरे को कहता है शिव, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है जिंदगी में आज। दूसरा कहता है मैं तुमको रहने तब दूंगा जब तुम अपने आप से कमिटमेंट करो। साहब उस दिन उसने कागज विड्रॉ किए और मैंने एक कमिटमेंट की उस दिन, और उस साल मैं जाके तकरीबन $1 मिलियन बेचा, जाके मैंने $1 मिलियन की सेल की। उसके अगले साल 3 मिलियन, उसके बाद 5 मिलियन। आई मूव्ड ऑन टू द यूएस और मैंने 3 बिजनेसेस शुरू किए वहां पे, और मैंने कैलिफोर्निया की एक कंपनी खरीदी, न्यू जर्सी ऑपरेशन खरीदा, और वहां पे शुरू किया काम विद 0 क्लाइंट्स, और मैंने अपनी कंपनी बेची हुई तकरीबन 500 क्लाइंट्स। डिसेंट सम। साहब मैं आपसे अपनी जिंदगी क्यों शेयर कर रहा हूं? इस वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी में हर जगह फेल होता चला गया साहब। यह नहीं सोचा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। मैं अपनी समस्या खुद ही था, कुछ बदलाव बाहर नहीं आया, यहां कुछ बदल गया, जिंदगी में दिशा बदल गई। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ी जिंदगी में हम अपनी समस्या खुद ही बन जाते हैं। यस नो, यस नो। और दूसरा मैसेज संदेश, जब मेरे मैनेजर ने मुझे कहा यू शट अप एंड लिसन टू मी, साहब तब समझ में आई बेमर जी एक दिन कि जिंदगी में कभी कभी भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। यस नो, कभी कभी जिंदगी में भला करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। और तीसरी चीज साहब मैं कमीशन पे था, इंश्योरेंस नहीं बेचते थे तो पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे थे नहीं। लेकिन मैंने देखा कि अपनी कंपनी में कुछ लोगों को तनख्वाह मिलती थी लेकिन काम नहीं करते थे। रिपीट करता हूं, तनख्वाह मिलती थी लेकिन काम नहीं करते थे वो लोग। साहब तब मैंने समझ में आई कि पैसा बनाने में और कमाने में बहुत फर्क होता है साहब। रिपीट करता हूं, पैसा बनाने में और पैसा कमाने में बहुत फर्क होता है। मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। रिपीट करता हूं, मेकिंग मनी इज क्रिमिनल, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। तो साहब दुख की बात यह है, आज तकरीबन ज्यादातर लोग पैसा बनाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं साहब। दैट इज द सैड पार्ट। अब हम लोग का एक कोट है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं साहब कि वो अलग ढंग से क्या काम करते हैं? तो मेरा जवाब यह है, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते साहब। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। आप देखिए,
हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। देखिए, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि अगर हमारे को सोचना पड़े अच्छे काम करने के लिए, कभी हम निपुणता से नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे साहब। ऑटोमेटिक आना चाहिए। कितनी बार आपने सुना होगा कि साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, और इसकी किस्मत खराब है साहब, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। साहब इस बात में सच्चाई है। जिसको हम कहते हैं कि मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, मैं किस्मत लफ्ज निकालना चाहता हूं यहां से। किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं है। आप देखें, बचपन से हमारे मां बाप एक चीज सिखाते थे हमारे को कि अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि आदतों से चरित्र बनता है। यस नो? हेलो, यस नो? अच्छी आदतें बनाओ, क्योंकि आदतों से चरित्र बनता है। क्योंकि 90% हमारा जो व्यवहार है वो आदतन होता है साहब। हम सोचते नहीं है, वी जस्ट एक्ट। और अच्छी आदतें होगी तो चरित्र अच्छा होगा, बुरी आदतें होंगी तो चरित्र बुरा होगा। और अच्छी आदतें बनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। यस नो? जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमारे को पकड़ चुकी होती है साहब। साहब देखिए, एक मजदूर में, कारीगर में और कलाकार में क्या फर्क होता है? जो इंसान सिर्फ हाथ से काम करता है उसको मजदूर कहा जाता है। जो सिर्फ हाथ से और दिमाग से काम करता है उसे कारीगर कहा जाता है। और जो इंसान हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है उसे कलाकार कहते हैं साहब। आर यू विद मी? उसे कलाकार कहते हैं साहब। और जब तक हम हर काम को एक कलाकार रूप नहीं दे पाएंगे, जिंदगी में कभी हम निपुणता से नहीं कर सकते। नेवर। बहुत साल पुरानी बात है, हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 7 फुट 4 इंच। पोल वॉल्ट नहीं, हाई जंप। साहब किसी ने चैंपियन से पूछा कि आप 7 फुट 4 इंच का डंडा कैसे पार कर लेते हो? 4 फुट 7 इंच मुश्किल है साहब। तब उसका जवाब सुनिए क्या कहता है। कहता है साहब, मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है साहब। साहब ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने दिल को डंडे के ऊपर फेंकता हूं, जिस्म अपने आप चला आता है। लुक एट दिस। जो काम हाथ से, दिमाग से और दिल से किया जाए वही सफल होता है, वरना सफल हो नहीं पाता। और एक और बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन थे जिनका नाम था फ्रिट्ज क्राइसलर। तो किसी ने, क्राइसलर साहब ने एक बारी अपनी परफॉर्मेंस की, तो एक महिला ऑडियंस से चली आई और बोला कि क्राइसलर साहब, मैं अपनी जिंदगी देने को तैयार हूं ऐसा वायलिन बजाने के लिए जैसे आप बजाते हैं साहब। और क्राइसलर साहब ने कहा, मैडम मैंने तो अपनी जिंदगी दे दी, लेकिन आप जिंदगी नहीं देंगी। कहता है फ्रिट्ज क्राइसलर, मैं अगर 1 महीना प्रैक्टिस नहीं करता हूं, मेरी ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस में फर्क बता देती है। मैं 1 हफ्ता अगर प्रैक्टिस नहीं करता हूं, मेरा परिवार मेरी परफॉर्मेंस में फर्क बता देता है। और मैं अगर 1 दिन परफॉर्मेंस नहीं करता हूं, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस में गिरावट खुद ही बता देता हूं। साहब क्या कोई अजीब बात है कि क्यों नहीं सफल हुआ? जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम
अलग ढंग से करते हैं। साहब आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्रूस ली का, यस नो? ओके, ही वॉज अ लेजेंड इन मार्शल आर्ट, ब्रूस ली। तो आपने नाम तो सुना है, लेकिन कितने लोगों को यह मालूम है कि ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी? 1 इंच छोटी थी साहब। 1 mm, 2 mm, 3 mm आदमी मिसअलाइन हो जाता है, टेढ़ा चलना शुरू हो जाता है। 1 इंच। और ब्रूस ली की आई साइट -10 थी, -10। वो अपने अपोनेंट को देख नहीं पाता था बिना लेंसेज के। और ब्रूस ली प्रैक्टिस करता था 5000 पंचेस पर डे। और ब्रूस ली ने एक बात कही, कहता है कि मुझे उससे डर नहीं है जिसको 10,000 तरीके आते हैं किक मारने के। कहता है मुझे उससे डर है जिसको सिर्फ एक ही तरीका आता है, लेकिन उसने उसी तरीके का अभ्यास 10,000 बारी किया हो, वो खतरनाक है साहब। He says that is dangerous। और आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, यस नो? माइकल फेल्प्स कौन थे साहब? वो ही वाज अ स्विमर। नाम तो सुना है, उसने इतिहास किया 2008 में बीजिंग में, चाइना। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि 2 साल पहले ओलंपिक्स से माइकल फेल्प्स का फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब। तो डॉक्टर ने माइकल फेल्प्स को बोला कि भैया अब तुम पानी में नहीं जा सकते, और कहता है कि अगर तुम्हारा हाथ जुड़ भी जाए तो सवाल यह है क्या इसमें दोबारा से वही ताकत आ सकती है? कहता है तुम ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो। माइकल फेल्प्स इस इवेंट के लिए 10 साल से तैयारी कर रहे थे। वो अपना जिंदगी का सपना टूटते हुए नहीं देख रहे थे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब। सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। तो माइकल फेल्प्स ने कहा कि साहब मैं पानी में उतरूंगा, मैं हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं पांव इस्तेमाल करूंगा। सब प्रैक्टिस करते चले गए। वो 2 साल के बाद बीजिंग में इतिहास बना दिया उसने, इतिहास। 8 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, 8 गोल्ड मेडल। साहब जब वो 8 गोल्ड मेडल जीते तो वहां पे प्रेस वाले भी थे, और एक आदमी माइकल फेल्प्स के पास आए और बोले कि साहब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत बहुत अच्छी है, 8 गोल्ड मेडल जीत गए साहब। तो जब माइकल फेल्प्स ने यह सुना कि किस्मत अच्छी है, तो उसको बुला के कहता है इधर आओ, मैं आपको बताता हूं किस्मत ने मुझे क्या दिला दिया। कहता है पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। दोबारा से कहता हूं, पिछले 4 सालों में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और कहता है कि अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब होता है 2,500 घंटे हर साल, और गणित और अच्छा है, इसका मतलब यह है 8 घंटे डेली, बिना एतवार के, बिना एतवार के। तो माइकल फेल्प्स कहता है उसको कि तुम एक काम करो, अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाओ, तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा, तुम्हारा जिस्म सुकड़ जाएगा। तो पूछता है क्या मुझे किस्मत ने जिला दिया? कहता है किस्मत ऐसी चीजें नहीं दिलाती जिंदगी में। सब अगला ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। कहता है एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। रिपीट करता हूं साहब, एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके उनसे पूछो क्या किस्मत ने जिता दिया है साहब। साहब देखिए, जब किस्मत की बात आती है, हमारे देश को मीडिया ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। वो ये है कैसे?
आज की तारीख में जब भी आप टेलीविजन खोलते हो क्या देखते हो? हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप। कोई बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी बैठे हैं वहां पर, हॉरोस्कोप बैठे हैं और पूछ रहे हैं नाम क्या है, जन्मतिथि बोलो, कहां से बोल रहे हो, जन्म टाइम बोलो। वो कहता है गुरुजी मालूम नहीं, गुरुजी मालूम नहीं। तो गुरुजी के पास एक लैपटॉप है वहां पर, और लैपटॉप से वो टिक 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 करके निकाल लेते हैं और कहते हैं बेटा दूसरा तीसरे के घर में बैठा, तीसरा चौथे के घर में बैठा, चौथा पांचवें घर में बैठा। अरे भैया दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी, यस नो, तो होगी, 100% होगी। तो बोले भैया मंगलिक 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 मंगलिक, ओह शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो घबरा गया साहब। बोले साहब शनि को उतारने का उपाय क्या है? बोले उतारने का उपाय ये है कि एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, उसमें काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। साहब काला बर्तन काला कुत्ता ही खोज रहे हैं हम लोग, अभी तक तो मिला नहीं। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया, नेवर नेवर। मैं पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो यार भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। भैया शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। साहब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि शनि सिर्फ इंडिया में क्यों रहता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, यहीं बैठा है परमानेंटली। साहब देखें, आप गुरु नानक की जीवनी पढ़ें। गुरु नानक इन चीजों के खिलाफ लड़े आप, और आपको मालूम है कि सिख परिवारों में कोई पत्री नहीं मिलाते। सिख परिवारों में हर शादी कब होती है विक्रम जी? हर शादी कब होती है? ओनली संडे। कोई मुहूर्त नहीं निकलता, हर शादी सिर्फ संडे को होती है, और उनमें ना कोई मंगलिक होता है ना कुछ नहीं होता। साहब मैं तो कहता हूं, खास तौर पे अभी जो कोविड हुआ था, दुनिया में अगर किसी को सम्मानित किया गया है तो वो हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी है वो थी सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी को बहुत सम्मानित किया गया, दुनिया भर में किया गया है, फॉर देयर इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए। क्यों? क्योंकि सिक्खी के 3 उसूलों पे टिकी हुई है, 3 उसूलों पे। सिक्खी का असूल है, एक नाम जप वंड शक किरत कर। नाम जप वंड शक किरत कर। नाम जप का मतलब होता है एक परमात्मा है, निरंकारी है, नाम जप। वंड शक का मतलब होता है बांट के खाना, बांट के खाना। अब देखें, लंगर का हिसाब किताब आज नहीं, 550 साल पुराना है। मैम कुड यू गेट मी ए चेयर सम हियर? यहां पे दे देंगे, कुर्सी दे देंगे मुझे, कुर्सी भिजवा दीजिए थोड़ी मुझे। राम बेटा कुर्सी एक मंगवा दीजिए मुझे, हाँ थोड़ा सा, कुछ भी, एनीथिंग सिटिंग हियर। मैं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो साहब हाँ यहां दे, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। चलो, तो साहब नाम जप इस परमात्मा निरंकारी है, एक परमात्मा है। वंड शक का कॉन्सेप्ट क्या है? बांट के खाना, लंगर, 500 साल पुराना है। और किरत कर, किरत कर का मतलब क्या होता है? मेहनत से, ईमानदारी से किया हुआ काम कोई छोटा नहीं है। साहब आप मुझे बताइए, आप तो सिविल सर्विस से हो, आप भी मंत्रालय से हो, सर जिंदगी में आज तक आपने कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखा है? साहब
हैव यू एवर सीन अ सरदार बेगिंग? नेवर। इसका यह नहीं मतलब कि वो अहंकार है। वो नाली साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। क्यों? कहता है ईमानदारी से किया हुआ काम कोई छोटा नहीं होता। नो वर्क इज स्मॉल। और यही चीज दुनिया भर में अपना संदेश लेके चले गए ये लोग। साहब कनाडा में एक बारी एक आदमी को पकड़ के लाए कोर्ट कचहरी के अंदर। बोले साहब इसने डबल रोटी चुराई है, ये स्टोलन सम ब्रेड यहां पर। तो जज ने उसको पूछा कि भैया आपने चुराई? बोले हाँ चुराई है। बोले क्यों चुराई? बोले परिवार भूखा था, मैं भी भूखा था, मेरे बच्चे भूखे थे, तो इसे चुराई। तो जज ने कहा कि भैया आपने अपराध तो किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपके पास पैसे नहीं थे। जज ने अपनी जेब से $10 निकाले और दिए और बोला सबको अपने कोर्ट में कि सब थोड़े थोड़े पैसे डालिए, इसको पैसे देने चाहिए इसको, और उसको पैसे दिए गए। लेकिन साहब जो सुनने वाली बात है जो जज ने कही वो ये है, बिमल जी, जो जज ने बात जो कही थी उस दिन, कहता है कि भैया अगली बारी कभी आपको भूख लगे और आपके पास पैसे नहीं हो तो चोरी मत कीजिएगा, खोजिएगा आपके आस पड़ोस में कोई गुरुद्वारा होगा, वहां जाके लंगर खा लीजिए, आपको हमेशा खाना मिल जाएगा साहब वहां पर। क्या बात है? कहता है साहब वहां पर जाके चले जाइएगा, वहां पर हमेशा खाना मिल जाएगा आपको। कैसी चीज सिखा रहे हैं साहब। और देखिए, आप जानते हैं सिखों में कोई जात नहीं होती। हर सरदार का लास्ट नेम क्या है? सिंह। और हर सरदारनी का लास्ट नेम क्या है? कौर। देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो कास्ट। साहब अगर यही चीज हम लोग अपनों में ले आएंगे और नहीं लाएंगे तो हम लोग टूट जाएंगे साहब, हम लोग खुद ही टूट जाएंगे। दूर क्यों जाते हो? जो लोग, खास तौर पे मैं जब ही बात कही है कि मैंने एक आदमी को देखा, उसने 10 उंगलियों में, जैन साहब 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनी थी, और कोई कोई उंगली में 2-2 अंगूठी भी पहनी थी। तो मैंने उसको पूछा कि भैया, मैंने कहा 10 नीचे भी है क्या? 10 नीचे भी पहनी है क्या? और फिर कुछ लोग, देखिए याद रखिए, विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। यस नो? हेलो? दोबारा से कहता हूं, विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। मैं तो पूछा एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कि नंबर से सारे काम होते हैं आपके? बोले हाँ। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, कितनी लॉटरी जीती आपने आज तक? अरे कितनी लॉटरी जीत गए आज? अरे लॉटरी जीते होते तो स्विट्जरलैंड में बैठे होते, यहां थोड़ी बैठे होते। कितनी लॉटरी जीत गए आप? साहब देखें, मैं एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई साहब, और गाड़ी एकदम रुक गई वहां पे। तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। रंजन जी, कहता है बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले गाड़ी रोक देता हूं साहब, अब शगुन है, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा भैया गाड़ी कब तक रोकोगे? कहता है जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उस ड्राइवर को पूछा, साहब एक बात बताओ, मान लीजिए आपकी गाड़ी 15 गज पहले होती और बिल्ली अगर निकल चुकी होती यहां से, और अगर आपने बिल्ली को ना देखा होता तो उस हालत में तो आप ही निकल जाते, आपकी गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता? साहब ध्यान से सुनिएगा जवाब क्या देता है वो। कहता है उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है साहब। हेलो? बिल्ली की पावर
कम हो जाती है। साहब देखिए कैसा अंधविश्वास है। तो किसी ने मेरे से पूछा कि क्या अंधविश्वास सिर्फ हिंदुस्तान में है, बाहर के देशों में नहीं है? मैंने कहा है, वहां पर भी है, लेकिन मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया। मैं अपने देश के लिए, मेरी ड्यूटी यहां पर है, मेरी ड्यूटी जिम्मेवारी अपने देश के लिए, सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया है यहां पर। अब मैं यहां पर एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम लोग गलत उसूल कैसे सिखाते हैं, गलत उसूल कैसे सिखाते हैं अपने परिवारों में। हमारे क्लाइंट हैं, उनकी स्विस कोलैबोरेशन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब हमारे कुछ एम्प्लॉइज को आप सेल्स ट्रेनिंग करवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं वापस आपको फोन करता हूं। 2 दिन के बाद मैंने उनको फोन किया, तो मैंने कहा भैया आपके सेल्समैन को सेल्स ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उनको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए इन कर्टेसी, एटिकेट, मैनर्स, ईमानदारी। दोबारा से कहता हूं, कर्टेसी, एटिकेट, मैनर्स एंड ईमानदारी की ट्रेनिंग चाहिए। बोले क्या मतलब? मैंने कहा साहब आपके सेल्समैन जो हैं, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, बहुत बारी लेट हो जाते हैं। इनको इतनी भी सभ्यता नहीं है कि इनको फोन करना चाहिए वहां पे कि हम लेट चल रहे हैं। और फोन करने का टाइम कब है? लेट होने से पहले या बाद में? लेट होने से पहले हमेशा। और वहां पहुंचते हैं, इनको इतनी सभ्यता नहीं है कहना कि आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग, माफ कीजिएगा मैं वेट कराया मैंने। और अगर सुनिए साहब, अगर वो फोन करते हैं तो फोन पे क्या कहते हैं? साहब मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था साहब। साहब ट्रैफिक सारी दुनिया में एक समस्या बन चुकी है, ये ठीक बात है, लेकिन बहुत बारी वो अपॉइंटमेंट से सिर्फ 1 मिनट पहले चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक को दोषी ठहराते हैं, ट्रैफिक को दोषी ठहराते हैं। उनमें इतनी सच्चाई और ईमानदारी नहीं है ये कहने की कि भैया मैं खुद ही लेट चला था, मैं खुद ही लेट चला था। और हमने देखा है साहब, सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है। दोबारा से कहता हूं साहब, सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है, दूसरा आसान हो जाता है, तीसरा आसान हो जाता है, चौथा और आसान, और वेरी सून आप एक झूठे इंसान के साथ डील कर रहे हो, धोखेदान। और कई बार लोग कहते हैं, आपने ये कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने सुना है? यस नो? ओके। कितने लोग सोचते हैं कि ये बात में सच्चाई है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट? प्लीज रेज योर हैंड। इनकरेक्ट आंसर, गलत जवाब है साहब। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से निपुणता नहीं आती है। अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है जिस चीज का आप अभ्यास करते हैं। रिपीट करता हूं साहब, प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वट एवर यू प्रैक्टिस। अब कई लोग कहते हैं साहब कि एक छोटा झूठ है, बड़ी चीज आएगी सच बोलूंगा। आप छोटे छोटे झूठ बोलते चले जाओ, जब बड़ी चीज आती है क्या होता है? हम बड़ा झूठ बोलते हैं साहब। बहुत बारी लोग कहते हैं छोटी चीज है, बड़ी चीज आएगी, हिम्मत और हौसला दिखाऊंगा। अरे छोटी छोटी चीज में कायरता दिखाते चले जाओ, बड़ी चीज आएगी क्या होता है? बड़े कायर बन के बढ़ जाते हो साहब। ध्यान दीजिए, अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है जिस चीज का आप अभ्यास करते हैं। और साहब जो लोग झूठ बोलते हैं वो चोरियां भी करते हैं साहब। रिपीट करता हूं साहब, जो लोग झूठ बोलते हैं वो चोरियां भी करते हैं। राम वो कागज दिखाना, ललित का दिखाइए साहब। मैं एक बारी प्रोग्राम कर रहा था बॉम्बे में, जल्दी से ललित का कागज दिखाओ। मैं प्रोग्राम कर रहा था बॉम्बे में, तो मेरे बेड के बगल में एक टेबल पड़ी थी और टेबल के ऊपर एक डिजिटल क्लॉक पड़ी थी। और डिजिटल क्लॉक 5 स्टार होटल में क्या कीमत होगी? 1, 2, 3, 5, 10, 50, 500, इट डजंट मैटर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बट
इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो घड़ी के बगल में विक्रम जी ये साइन लगा हुआ था, ये वो लिखा था दिस क्लॉक इज होटल प्रॉपर्टी। मींस ये क्लॉक जो है ये होटल की संपत्ति है। और एक बगल में एक लैंप पड़ा था, लैंप के बगल में भी ये लिखा हुआ था ये दिस लैंप इज ऑल्सो होटल प्रॉपर्टी। तो साहब मैंने सोचा कि ये क्यों लिखा हुआ है साहब, यहां पर बताइए क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है साहब, कोई बताइए। हेलो, लोग ले जाते हैं पैक करके, गलती से ले जाते हैं साहब, उठा के ले जाते हैं ना। अब आपके बात बताइए विवेक, जो आदमी वहां पे रह रहा है ही इज पेइंग 40,000 रुपीज पर नाइट, 40,000 रुपए एक रात के दे रहा है साहब। वो गरीब आदमी है क्या, गरीब आदमी है वो साहब, होटल खरीद सकता, ही कैन बाय द होटल, लेकिन वहां पे कटलरी ले जाएंगे, क्रॉकरी ले जाएंगे, तौलिए ले जाएंगे, उनके चीजें उठा उठा के ले जाएंगे साहब। ये देखिए अमीर आदमी, अमीर आदमी जानते हो चरित्रहीन है, चरित्र नहीं है साहब, कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर। साहब मैं तो आपको यही एक चीज कहूंगा विमल जी, मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है। मैं जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आपके यहां पे जो कर रहा हूं दिस इज कॉल्ड रिपेयर वर्क, रिपेयरिंग कर रहे हैं साहब। बट इफ यू प्रिपेयर देम यू वोंट हैव टू रिपेयर देम। एंड कहां पे प्रिपेयर करते हो, यू प्रिपेयर देम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो तब से हमने एक प्रोग्राम बनाया है स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए, IIM नागपुर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन साइन किया है, उसको कहते हैं प्रिपेयर देम डोंट रिपेयर देम, प्रिपेयर देम डोंट रिपेयर देम। तो साहब भविष्य भारत का यहां बैठा है और भविष्य बनाना है, आसाम का भविष्य यहां बैठा हुआ है साहब। और मैंने एक चीज देखी है आपके यहां पे, आपके चीफ मिनिस्टर यहां पे और जितने लोग यहां पे जो अभी तक मिले हैं मुझे, मेरे को लगा है कि इनके अंदर देश हित, देश प्रेम बहुत ऊंचा है। और आपकी जो टीम है देश बदल सकती है साहब, आपकी टीम एकदम देश को बदल सकती है साहब। तो मैं आपको यही कहूंगा, मैं अपना टाइम वॉलंटियर करूंगा, अगर पैसे नहीं है आपके पास डोंट वरी अबाउट, मैं फ्री करूंगा साहब, मैं फ्री करूंगा यहां पर, अपने यहां पर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम एंड गिव माई टाइम टू बिल्ड व्हाट आई कैन डू। और लास्ट चीज मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि हम लोग अपने परिवारों में गलत उसूल और सिद्धांत कैसे सिखाते हैं। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि बच्चे पैदाइशी झूठे नहीं होते, सीखते हैं साहब गलत काम करना। एक बच्चा इतना सा है 4 साल का, और फोन बजता है, बच्चा उत्साह से दौड़ा जाता है और वो पूछते हैं बेटा पापा घर में हैं, बोले हाँ सब घर में हैं। तो बच्चा एकदम पिताजी के पास जाता है और पापा आपके लिए फोन है। तो पिता पूछता है बेटा तूने क्या बोला, तो बेटा कहता है कि मैंने बोला पापा तो घर में हैं। तो पिता कहता है बेटा मैं इससे बात नहीं करना चाहता, जा कह दे पापा घर में नहीं है। लेकिन पापा आप तो हो, हाँ मैं हूं, लेकिन जाके बोल पापा घर में नहीं है, लेकिन आप तो हो। फिर कहता है जाके बोल पापा नहीं है, फिर लेकिन आप तो हो। जब चौथी बारी बच्चा बोलता है आप तो हो, पिता कहता है तू जाता है या मैं तुझे। अब देखिए बच्चा इतना सा है, बाप पहाड़ है। पहली बारी जिंदगी में साइज की अहमियत होती है साहब, साइज की अहमियत है। पिता कहता है तू जाता है मैं तुझे सिखाऊं, बच्चा कहता है जाता हूं, रिलैक्स रिलैक्स। और बच्चा जाता है फोन आंसर करने के लिए, साहब उसका उत्साह एकदम गिर जाता है। पहली बारी जिंदगी में बच्चा कंफ्यूज होता है, अपने दिमाग में बात करता है पापा हैं लेकिन कह दो घर में नहीं है, लेकिन फिर भी है, कह दो घर में नहीं लेकिन फिर भी है। यहां पर वो फोन आंसर नहीं करना चाहता, लेकिन बाप बैठा है, साइज बहुत बड़ा है साहब, और एकदम जान छुड़ाना चाहता है। और एकदम क्योंकि आज तक झूठ नहीं बोला, आदतन
सच निकल जाता है। कहता है पापा, कहते हैं पापा घर में नहीं है, पटक देता है साहब, फोन पटक देता है वो। और पिता ने सुन लिया। जब पिता ने सुना तो पिता कहता है बेटा तू इधर आ, जिस तरीके से तू जा रहा है ना, तू अपने बाप को मुश्किल में डालेगा। और पिता एक चट्टी देता है और बच्चे का दिमाग खोपड़ी में खांचे में आ जाता है। अब बच्चा कहता है पापा अब कंफ्यूजन कोई नहीं, अब मुझे देखो, अब मैं आपको सिखाऊंगा, अब मुझे देखो, मैं आपको सिखाऊंगा। अगली बारी फोन बजती है, बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है। पूछते हैं पापा घर में हैं? बच्चा क्या कहता है? देख के बताता हूं। अरे देखागा क्या, बताओ तू। पिता के पास जाता है, कहता है पापा आपके लिए फोन है। बेटा क्या बोला तूने? मैंने बोला देख के बताता हूं। पिता कहता है शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। साहब अगला सेंटेंस बहुत अहमियत रखता है, वो ये है किसी व्यवहार को आप प्रोत्साहन दोगे वही स्थायी हो जाएगा। एनी बिहेवियर यू एनकरेज बिकम्स परमानेंट। पिता कहता है बेटा शाबाश, अच्छा किया तूने। ही इज गिविंग एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन दे रहा है बच्चे को। और पिता के कुछ कहने से पहले बच्चा कहता है पापा आपको बात करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं, आप तो घर में नहीं हो। पिता कहता है नहीं नहीं बेटा, इससे बात करनी है मेरे को। पिता के कुछ कहने से पहले बच्चा बाप के लिए झूठ बोलने को तैयार है। और बचपन से ये छोटे 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 झूठ बोल रहा है बचपन से। और जब बड़ा होता है, इसने किस चीज का अभ्यास किया? किस चीज का? झूठ बोलने का। और जितनी बारी झूठ बोलता है सब अपनी नजरों में थोड़ा सा गिरता जाता है। और जब बड़ा होता है उसके अंदर हीन भावना इतनी बढ़ जाती है कि 2 रुपए में अपनी मां को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा साहब वो। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा? आप जानते हैं 93 में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 1,500 लोग मारे गए थे, जानते हैं आरडीएक्स क्लियर हुआ था कस्टम्स और इमिग्रेशन से, और वर्दी वालों ने जाके वहां पर एस्कॉर्ट किया था, जिसके लिए 20 लाख रुपए लिए थे उन्होंने। को चेक इट आउट, ये सीवीसी के साइट पे लिखा हुआ है, सीवीसी के साइट पे लिखा हुआ है। कैसा इंसान अपने देश को बेचेगा साहब? जिस देश के अंदर ऐसे लोग रहते हो, क्या बाहर के दुश्मन की जरूरत है आपको? सवाल यह है कैसा इंसान बेचेगा? जिसके अंदर हीन भावना बड़ी होगी। 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा साहब। देखिए हम लोग अपने परिवारों में कैसे अच्छे और गलत असूल सिखाते हैं। एक पिता है 2 रुपए के लिए अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं साहब। एक पिता है जिसके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 10 साल है, दूसरे की उम्र 6 साल है। दोनों जाते हैं स्टेट पार्क पे, और टिकट काउंटर के बाहर एक साइन लगा होता है, 5 साल से नीचे बच्चे फ्री जाते हैं। और टिकट काउंटर के पहले बच्चा अपने 6 साल के बेटे को बोलता है बेटा अगर वो तेरी उम्र पूछे तू क्या है, 4.25 साल। देखिए 2 रुपए के हम अपने बच्चों को झूठ बुलवाते हैं साहब। और वही बच्चा जब बड़ा होगा 2 रुपए में अपनी मां को बेचेगा साहब वहां पर। और देखिए एक पिता कैसे अपने बच्चों को सही उसूल सिखाता है। एक और पिता है जिसके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 10 साल है, दूसरे की 6 साल है। वहीं जाता है, वही साइन पढ़ता है, और टिकट बेचने वाले को कहता है कि भैया एक एडल्ट टिकट दे दो और 2 बच्चों की टिकट दे दो। तो टिकट बेचने वाला पूछता है कि साहब छोटे की उम्र क्या है? तो पिता कहता है साहब इसकी उम्र 6 साल है। तो साहब टिकट बेचने वाला विमल जी जवाब क्या देता है? कहता है साहब अगर आपने मुझे इसकी उम्र ना बताई होती तो ये आराम से 5 साल के नीचे निकल जाता और मुझे जिंदगी में कभी मालूम ही नहीं पड़ता। पिता जवाब क्या देता है? कहता है भैया आपको कभी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को मालूम पड़ जाता साहब। आपको नहीं मालूम होता लेकिन मेरे बेटे को
मालूम हो जाता है। साहब, आज 1 घंटे से ऊपर मैं बोल चुका हूं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज यहां से, इस पंडाल से आप एक यही कह के चलिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाना अच्छा मिल गया, सब प्रबंध अच्छा हो गया, अच्छा बोलने वाले थे, रंजन जी बहुत अच्छा बोले, सबने बोला, शिव खेड़ा ने अच्छा बोला, आपने टाइम खराब किया, अपना भी किया, मेरा टाइम भी खराब किया, कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ साहब। इस प्रोग्राम की सफलता तब मापी जाती है जब यहां से आप बाहर जाइएगा और ये कहिएगा, आज के बाद मैं ये करूंगा साहब, आज के बाद मैं ये करूंगा। जब तक व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा, टाइम खराब। भाषण सुनते रहिएगा अगले 50 साल, 500 साल, कोई फायदा नहीं है। मेरा सिर्फ यही एक कहना है कि अगर किसी के परिवार में ऐसा व्यवहार चल रहा है और आज की बात सुन के अगर आपके अंदर अच्छी लगी है बात, अगर अपने परिवारों में और दफ्तरों में यही एक चीज अगर बदलाव ले आई, एक चीज का बदलाव, आज का मिलना हम लोगों का सफल हुआ होगा। और बिमल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। वाकई में किसी जगह पे पहुंच के आदमी को खुशी होती है, आपकी बेटी को मिले, आपकी पत्नी को मिले, दे वर देयर एट द एयरपोर्ट। आई एम सो ग्रेटफुल सर, आई एम ऑनर्ड। और ऐसा है, ऐसी जगह पे मैं दोबारा से आना चाहूंगा एक बारी फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर। आपके बहुमूल्य भाषण के लिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि आई विल टेक, मैं 3 सवाल ऑडियंस से लूंगा, 3 सवाल ऑडियंस से। अगर कहीं पर भी हो तो आप 3 सवाल या 2 सवाल रखते हैं हम लोग। सो कहीं पर भी 2 सवाल हों किसी के, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। राम, ये ले लीजिए। और सब एक और चीज है, साहब हम लोग का जो लीडरशिप प्रोग्राम होता है तो वो है, वो दिखाना राम, रिस्ट बैंड दिखाओ, रिस्ट बैंड। हमारा जो लीडरशिप प्रोग्राम होता है तो 4 दिन का प्रोग्राम होता है और हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, मेरे को एक हाथ में दो, जल्दी से हाथ में दो। हाँ, तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो उनको हम एक ये रिस्ट बैंड देते हैं साहब। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है यू कैन विन, इट्स यू कैन विन रिस्ट बैंड। हेलो हेलो। तो कई बार लोग मुझे एयरपोर्ट पे मिलते हैं 5 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, तो मेरे पास बहुत उत्साह से आते हैं, कहते हैं मिस्टर खेड़ा, मैंने आपका प्रोग्राम किया था 4 साल पहले, मेरे में बदलाव कुछ देख रहे हो आप? तो मैंने कहा भाई 1 मिनट में कैसे बदलाव बताऊंगा आपके अंदर। तो एकदम मेरे को हाथ से ये दिखाते हैं रिस्ट बैंड। देखिए मैं रिस्ट बैंड अभी भी पहन रहा हूं। मैं एक्शन प्लान लेके गया था वहां से, आपके प्रोग्राम से, और ये रिस्ट बैंड अभी भी 5 साल से पहना हुआ, 5 साल से पहना हुआ है। और वजह क्या है? कहता है जब रिस्ट बैंड देखता हूं मेरे को प्रोग्राम की याद आ जाती है, और आई कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मैं सब आप लोगों के लिए मैं कुछ रिस्ट बैंड लेके आया हूं, और अगर आप लोग ये रिस्ट बैंड लेना चाहें तो ज़रूर आप ले लीजिएगा। मैंने इनको दे दिए हैं रिस्ट बैंड, और इसको अगर पहनना हो तो भी लीजिएगा, अगर फेंकना हो तो मत लीजिएगा इनको। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पास ऑन दिस रिस्ट बैंड्स टू यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भैया। चलिए, ओके, डन। थैंक यू सर। सर आप मुझे अपने टीम मेंबर समझिए, मैं टीम मेंबर हूं, आप लीड कीजिए, मैं सिपाही हूं आपका। आई एम योर सोल्जर। राइट सर। কোনোবাই কিবা কোৱেশ্যন সুধিবলৈ আছে নেকি? কোনোবাই সুধিম বুলি কৈছিলে মোক ছুটিকে। হা Sir, me. থ্যাংক ইউ। হা কোৱা, কোনে কোনে কোনে? Sir. হা, ৰেইজ ইউৰ হেণ্ড। য়েছ। Sir, myself Tanushree
student of Moran Junior College, class 12. Sir, I have a question here. Please come forward, come forward. आगे आ जाइए, আগত আহি যাচোন। আগত আহি যাওক। আহি যাওক, ইয়াত আহি যাওক, পটাপট পটাপট, কুইক, বি ফাষ্ট। কাম, আহা ইয়াত আহা। Good afternoon, sir. ওচৰত লোৱা, মাইকটো ওচৰত লোৱা। Sir, my question is, sometimes it is seen that students become a victim of depression when they fail to get their desired goals. Sometimes going to be extreme level, they used to commit suicide. So my question is, sir, how can this problem of anxiety and depression could be overcome? बेटा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो ऊपर नीचे नहीं आता? एवरीबडी गोज थ्रू, यस नो? Yes, sir. यस नो? Yes. ओके। नाउ मेरे को कई बारी लोग पूछते हैं, मिस्टर खेरा आप भी डिमोटिवेट होते हो कभी? डू यू ऑल्सो गेट डिमोटिवेटेड? एंड माई आंसर इज यस, आई ऑल्सो गेट डिमोटिवेटेड। देन व्हाट डू? व्हाट डू यू डू? आई रीड माई बुक। आई रीड माई बुक। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू एक चीज। देखिए, मोटिवेशन एक आग के तरीके से होती है। आप उसके अंदर फ्यूल डालना बंद कर दीजिए, आग बुझ जाएगा। बुझ जाएगा ना? एक एथलीट प्रैक्टिस करता रहता है तो उसका स्टेमिना ऊपर रहता है। जब प्रैक्टिस छोड़ देता है क्या होता है? उसका स्टेमिना वही रहता है, गिर जाता है। गिर जाता है कि नहीं? गिरता है। तो यही चीज है मोटिवेशन। आप देखें दुनिया में जितने मोटिवेटेड लोग हैं, जिस तरीके से आवर बॉडीज नीड फूड एवरी डे, आवर माइंड्स नीड पॉजिटिव थॉट्स एवरी डे। दोबारा से कहता हूं, हमारे जिस्म को अच्छा पौष्टिक खाना रोज चाहिए, अदरवाइज वी बिकम फिजिकली सिक। जिस तरीके से हमारे जिस्म को खाना चाहिए पौष्टिक, हमारे दिमाग को पौष्टिक विचार चाहिए एवरी डे, अदरवाइज वी बिकम मेंटली सिक। तो बेटा ऐसा है, द ओनली वे टू स्टे मोटिवेटेड इज टू फीड योर माइंड। अगर आप गंदा खाना खाएंगे जिस्म बीमार हो जाएगा, हम गंदे विचार रखोगे मेंटली सिक हो जाएगा। अच्छे विचार डालते चले जाओगे, मोटिवेशन लेवल ऊपर रहेगा। देयर इज नो अदर आंसर, नो अदर आंसर। Thank you, sir. थैंक यू। चलिए, और कोई है क्या? बस 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 बस, सब अच्छा। अब चला जाए साहब, और एक कर लीजिए। हाँ, ये लास्ट है सब, लास्ट। Good afternoon, sir. हाँ बेटा। I'm Aisha Akhtar, student of Moran Junior College. So I have a question. In this generation, the students who are burdened by educational issues, cannot spend more time with their families. So how can we motivate ourselves to maintain a healthy relationship with our families? बेटा, this is a problem not only with students but with all of us, including Mantri ji, including the IAS officer. This problem is everywhere. Balancing time, everybody has an issue. So the bottom line is that we have to bring a balance in our lives, and that is the most important thing. There is no other answer. And second thing is, we need to set up our priorities. प्राथमिकताएं हमको लानी है, प्राथमिकताएं। You must set up your priorities. प्रायोरिटीज के बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। प्रायोरिटीज नहीं सेट करेंगे, टाइम निकल जाएगा। और हम लोग की गलती पता क्या होती है? वी डू व्हाट इज इजी टू डू, नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू। दोबारा से कहता हूं, वी एंड अप डूइंग व्हाट इज इजी टू डू, नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू, एंड दैट इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स। सो वी हैव टू डू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट व्हाट इज इजी, एंड दैट्स इट। Thank you, sir. चलिए, থেংক ইউ। শিৱ খেৰা ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে যথেষ্ট সময় আমাৰ ৰাইজক উদ্দেশ্যি বক্তব্য ৰাখিলে। মই ভাবোঁ তেখেতৰ প্ৰেৰণা উদ্দীপক এই বক্তব্যৰে আমি সকলো উৎসাহিত হৈছোঁ। আই এম कन्वे माई थैंकफुलनेस टू ऑनरेबल शिव खेरा जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुमूल्य समय आज हमारे लिए दिए है। मैं সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।